नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 12 ऑफ बिपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री का। और इससे पहले हम 1 से 11 कवर अप कर चुके हैं। पॉलिटी भी हम बाय लक्ष्मीकांत पूरा रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। एंड एनवायरमेंट बाय शंकर आईएएस की भी हम रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आई विल प्रोवाइड द प्लेलिस्ट का जो लिंक है, आई विल प्रोवाइड इट एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो about me, my name is Dr. Amit, and I have given UPSC mains 5 times and interviewed 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination of 2019. So चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1914 में जब शुरू हो रही थी, उस टाइम पे हमारा एक जो गदर है, गदर मूवमेंट, यहाँ से सवाल आते ही रहते हैं, हर 1-2 साल में आ ही जाता है। गदर क्या था और कौन कौन उससे लीडर्स जुड़े हुए हैं, क्या क्या जर्नल्स थे, तो उससे रिलेटेड सवाल आएगा ही आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, वर्ल्ड वॉर में जाने के बाद जो ब्रिटिश है गवर्नमेंट है, वो डिफिकल्टी में जा रही है। सो दे आर सेइंग दैट इट इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। तो ये हमें यूज करनी पड़ेगी, इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी, ऐसे अपॉर्चुनिटी यूज करनी पड़ेगी। इसी टाइम पे हमारा होम रूल लीग का जो मूवमेंट है वो चल रहा था। ठीक है, आई विल जस्ट पॉज इट फॉर वन। सॉरी, मुझे इसको पॉज करना पड़ गया था, कुछ काम हो गया था छोटा सा। ओके, लेट अस स्टार्ट। हमने यहाँ पे छोड़ा था कि जो ब्रिटिश की डिफिकल्टी है उसको इंडियंस दे आर लाइक कि अब इसको एज ए अपॉर्चुनिटी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश दे आर गोइंग टू गेट इनटू द वॉर। अब उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, लीडर्स नहीं रहेंगे, फाइटर्स नहीं रहेंगे, सारा का सारा ध्यान भी उतना भटका हुआ है। सो लेट अस यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। तो उन हमारे लीडर्स का ये सोचना था जिन्होंने गदर मूवमेंट शुरू किया था। होम रूल मूवमेंट भी हमारा 1916 से ही आने लग गया था। गदर रिवोल्यूशनरीज इन नॉर्थ अमेरिका, उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट या फिर मतलब कंट्रीब्यूट किया। एंड सबसे यहाँ पे क्या है कि जो इमिग्रेंट्स होते थे वहां पे, उनको जो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, वहां पे एंट्री डिनाई हो रही थी। तो इंसुलेट फ्रॉम सोशलिज्म, क्योंकि उनके जो आइडियाज थे वो सोशलिस्ट आइडियाज थे, तो ये अपनी कंट्रीज को उससे बचाना चाहते थे। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, एक न्यूज़पेपर आता था फ्री हिंदुस्तान, वो आता था तारकनाथ दास का। इसको मैंने याद किया था, जैसे गांधी जी का चश्मा है, तारकनाथ का उल्टा चश्मा होता है ना, तो चश्मे पे लिखा हुआ है फ्री हिंदुस्तान। जैसे स्वच्छ भारत का भी चश्मा है हमारा, उससे रिलेट करते हुए, तो इस चश्मे पे क्या लिखा हुआ है? फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान इज ऑफ तारकनाथ का उल्टा चश्मा, तो तारकनाथ दास स्टूडेंट थे। फ्री हिंदुस्तान नेशनलिस्ट टोन होती थी इसकी। एलियन लॉ थे, जो कि इंडियन और यूएस लैंड पे आप ये नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इस टाइप का कुछ रखते थे थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस। तो इसको लेके डिस्कंटेंट था और रिवोल्यूशन की ये बातें करते थे। फिर हमारे हरदयाल हैं जो कैलिफोर्निया में एक्टिव थे अप्रैल 1911 से, तो इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया। ये लीडर थे, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे अपने गदर मूवमेंट के। यूएसए में एटमोस्फेयर फिर भी थोड़ा सा ज्यादा फ्री, गुड और फ्री था फॉर पॉलिटिकल टॉक्स। 23 दिसंबर 1912 यहाँ पे हार्डिंगे पे अटैक हुआ था, तो उससे बड़ा एंथुजियाज्म था, बॉम्ब अटैक किया गया था। फिर इन्होंने शुरू किया वीकली न्यूज़पेपर गदर, गदर के नाम से, और एक युगांतर आश्रम बनाया सैन फ्रांसिस्को में। तो ये इंपॉर्टेंट है, युगांतर आश्रम रिलेटेड टू गदर, एंड इट वाज मेड इन फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को। तो ये जो था, इसकी जो लैंग्वेज होती थी वो उर्दू होती थी, और भी लैंग्वेजेस में आता था। हरदयाल का ये आइडिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, मतलब एक 14 पॉइंटर लिखा था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, जिसमें 12 में तो इन्होंने हार्मफुल इफेक्ट जो थे वो बताए थे, और आखिरी के 2 में सजेशन किया था कि सोल्यूशन क्या हो सकता है अंग्रेजी राज का। तो पहला था कि इंडिया जो है वो आउट नंबर करता है, तो इसके अगेंस्ट रिवोल्यूशन करना चाहिए। सेकंड, 56 साल हो गए 1857 को हुए, सो वी नीड एन इमीडिएट रिवोल्ट। तो ये 2 सोल्यूशन हरदयाल ने बताए थे अपने अंग्रेजी राज के कच्चे चिट्ठे में, जो गदर में लिखा गया था। फिर एक पोएम लिखी गई थी, गदर की गूंज। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। गदर की गूंज, इट वाज द मोस्ट पावरफुल एंड इंपैक्टफुल पोएम। 1914 में हमारे 3 इवेंट हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरदयाल को अरेस्ट कर लिया गया था। कोमाकाता मारू, जो एक शिप था, जा रहा था कनाडा, वहां उसको रुकने नहीं दिया, वापस से आया। फिर कलकत्ता में सारा को उतारा गया, उनको मारा पीटा गया, कुछ लोग उनमें से मारे भी गए। देन थर्ड इवेंट वाज वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड, तो इसलिए बहुत ही अनरेस्ट सा चल रहा था। शिप जो था कोमाकाता मारू वाज अलाउड टू एक्ट ओनली एट द कलकत्ता। फिर हमारे जो और लीडर्स हैं गदर के, वो हैं करतार सिंह साराभा, जिसको भगत सिंह अपना आइडियल मानते थे, रघुबर दयाल गुप्ता, मोहम्मद बरकतुल्ला,
रामचंद्र, भगवान सिंह, तो ये लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट सवाल ये भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज रिलेटेड टू गदर मूवमेंट, 1 to 4, ऑल ऑफ द अबव। देन लैक ऑफ आर्म्स could be overcome by going to India and wearing Indian soldiers for the cause। तो इन्हें लगता था कि हमारे पास हथियार नहीं है, तो ब्रिटिश आर्मी में तो इंडियन सोल्जर्स ही हैं, उनको पटा लो तो वो हथियार भी ले आएंगे। बट ये उस टाइम का ना मूड समझ नहीं पाए। 1914 में क्या था कि पंजाब जो है, पंजाब जैसे 1857 में भी इन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, इट वाज इन नो मूड टू ज्वाइन द रिवॉल्यूशन। 1905 से भी चला आ रहा था, तो थोड़ा सा उतना इनका मूड था नहीं। एंड इनकी जो कमियां थी वो क्या थी कि दे लैक्ड इन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एंड द लीडरशिप। ठीक है, 45 रिवोल्यूशनरीज जो थे उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई, 200 को अरेस्ट कर लिया गया। एंटायर जनरेशन जो आपके नेशनलिस्ट लीडरशिप की थी पंजाब में, वो बी हेड कर दी गई थी। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी, तो इसलिए वो था ही नहीं मूड में कि भाई रिवोल्यूशन जैसी कोई चीज अभी करनी चाहिए। बट दे सक्सीडेड इन मैनी अदर थिंग्स, लाइक दे डीपन्ड द नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, evolution and testing of the new strategies of violence like this, and creation of tradition of resistance of secularism, of democracy and of egalitarianism। तो जो सोशलिस्ट टाइप की जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाने में बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे गदर मूवमेंट का। एंड दे वर स्ट्रांगली सेकुलर लीडर्स, जो दो मोस्ट ऑफ देम वर सिख, बट बहुत सेकुलर थे। और इन्होंने एक सॉन्ग अडॉप्ट किया था, वंदे मातरम, ये चीज आपको याद रखनी है। दे क्रिटिसाइज सिख, जो भी ज्वाइन कर लेते थे ब्रिटिश को और उनके लॉयल रहते थे, आर्मी जिन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, और इसको ये एज ए मैटर ऑफ शेम समझते थे कि आपने आर्मी क्यों ज्वाइन कर रखी है, यू हैव टू फाइट फॉर योर कंट्री। ठीक है, देन इन्होंने कहा कि वी आर नॉट सिख्स और पंजाबीज, आवर रिलीजन इज पैट्रियटिज्म। तो इस टाइप की आइडियोलॉजी का रखने वाले थे हमारे गदर मूवमेंट के लीडर्स। गदर की आइडियोलॉजी वाज एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक एंड इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी। हरदयाल थे, उन्होंने ट्रूली इंटरनेशनल आउटलुक गदर मूवमेंट का क्रिएट करने की कोशिश करी। और वीकनेस बट हमारी क्या रही, अंडर रिप्रेजेंटेशन एट एवरी लेवल। ना ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी, मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आइडियोलॉजिकल थोड़े से कंफ्यूजन के बीच में थे, बट स्टिल दे वर डेमोक्रेटिक एंड इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे। टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दे लैग्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फेल्ड टू जनरेट इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड लीडरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी एक मास मूवमेंट अगर आपको खड़ा करना है तो यू हैव टू हैव अ लीडर, गोल, ऑर्गेनाइजेशन, विजन, तभी आपका एक मास मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज नॉट। नॉन एग्जिस्टेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ओनली सस्टेन। तो सिर्फ किससे ये सस्टेन करना चाहते, बाय द एंथुसियाज्म ऑफ द मिलिटेंट्स। जो हमारे ये रिवोल्यूशनरीज थे उनमें एंथुसियाज्म इतना था कि बस उसी से ही सस्टेन करना चाहते थे, बट देयर आर मैनी अदर थिंग्स व्हिच आर नीडेड other than this। So okay, this is it, ये नीचे repetition ही है। In the next lecture we will do home rule movement, chapter 13 of Bipin Chandra, modern history। I hope you like this lecture, and if you like, please share and subscribe the channel, and if you have any suggestion, leave it in the comment section। And that is it, see you in the next video। Till then, stay fit, stay healthy, goodbye, Jai Hind।